चलो तो भाई शुरू करते हैं। बीच बीच में जो आते रहेंगे उनको एडमिट करते रहेंगे। देखो, कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ लिया था कि एटॉमिक मॉडल्स कैसे कैसे आए हैं। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हमने देख लिया था, उसकी फेलियर हमने देख ली थी। फिर रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था गाइगर और मार्सडेन की हेल्प से, तो उसके क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी वो हमने देख ली थी। और कैसे थॉमसन मॉडल उन ऑब्जर्वेशंस को नहीं समझा पा रहा था वो भी हमने देख लिया था भाई। फिर उन सारी ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूजन निकले थे कि भाई सारे मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब वो खोखला होता है। कुछ लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, स्कैटर हुए, इसका मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर कंसंट्रेटेड है। सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह है तो इसका मतलब सारा मास भी वहीं होगा। तो वहाँ से न्यूक्लियस नाम निकला था, तो न्यूक्लियस के बारे में हमने देखा था। सारे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम, तो सारा नेगेटिव चार्ज बाहर है जो कि रुका हुआ नहीं रह सकता, रुकेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से न्यूक्लियाई में गिर जाएगा। इसलिए वो क्या कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था, ऐसा मानना था हमने। तो रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से ये था। और उसको घूमने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिल रही थी वो किसकी वजह से मिल रही थी, वो मिल रही थी न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही थी, जिससे वो रिवॉल्व कर रहा था। जैसे अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना, जिसकी वजह से मून रिवॉल्व कर रहा है, गिर नहीं रहा है। तो वहां तक हमने देख लिया था। और उसके बाद ये भी देख लिया था कि वो फेल क्यों हो गया था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी लॉस करता हुआ हर पॉसिबल रेडियस में घूमेगा और हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की वेव रेडिएशंस जनरेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एमिट होना चाहिए था। लेकिन हमें जो मिलता है एक्सपेरिमेंटली वो मिलता है एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझाने में फेल हो गया था। और दूसरा उसकी वजह से क्या था कि एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। कि अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, एक्सेलरेशन कर रहा है वो, और एक्सेलरेशन में चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी और धीरे धीरे वो स्पाइरल पाथ फॉलो करके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसका मतलब एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्टेंस पे ही सवाल खड़े हो गए थे। तो यहाँ तक हमने देखा था कि रदरफोर्ड मॉडल कैसे फेल हो गया था। अब थोड़ा सा देखो, इस चैप्टर को आगे बढ़ाने का क्या है, दो अप्रोच हो सकती है। कि या तो तुम सीधा ही नील्स बोर मॉडल पढ़ लो और नील्स बोर मॉडल ने क्या क्या समझा दिया तो वो पढ़ लो। और एक ये हो सकता है कि रदरफोर्ड मॉडल की हेल्प से क्या क्या चीज़ें पता और करी जा सकती थी वो अभी देख लें हम। तो थोड़ी सी अप्रोच चेंज कर रहे हैं हम, जैसे हमने क्लास में पढ़ाया उससे थोड़ा सा अलग चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। कि पहले रदरफोर्ड मॉडल की हेल्प से ही, कि अभी तक नील्स बोर का कोई मॉडल नहीं आया, कोई हाइपोथेसिस हमें नहीं मिली है, हमें कुछ नहीं पता है नील्स बोर के मॉडल के बारे में, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा जानकारी तक पहुंच सकते हैं सिर्फ रदरफोर्ड मॉडल की मदद से। क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल जो बात बोल रहा है वो ही नील्स बोर बोलेगा, उसी की एक बात चुराएगा, पहली वाली फर्स्ट पोस्टुलेट उसका यही होगा कि कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, और उन ऑर्बिट्स में घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से मिलती है। तो वो बताए उससे पहले हम उसी चीज का फायदा उठा के कुछ जानकारी बटोर लेते हैं, और वही जानकारी फिर नील्स बोर के मॉडल से भी बटोरेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हम अभी फिलहाल उसकी अ, अभी हम क्या करेंगे, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसकी रेडियस, उसकी वेलोसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी, ये सारी बातें हम सिर्फ और सिर्फ रदरफोर्ड मॉडल की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें नील्स बोर के मॉडल के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी। तो अभी करेंगे, फिर नील्स बोर का मॉडल पढ़ेंगे, फिर नील्स बोर के मॉडल की मदद से करेंगे उसको दोबारा से उसको कैलकुलेट करेंगे, और फिर देखेंगे कि नील्स बोर का मॉडल फेल क्यों हो गया और डी ब्रोगली ने उसको आके कैसे एक्सप्लेन किया। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से कल चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। तो 3 नंबर का चैप्टर है और 3 ही लेक्चर लगते हैं इसके अंदर, अगर ढंग से पढ़ा हुआ है तो रिवीजन में इतना बहुत होता है। मतलब 3-4 घंटे में आराम से कंप्लीट, मतलब एक तरीके से वन शॉट मान सकते हो इसको तुम। तो देखो, हमें जो रदरफोर्ड मॉडल की हेल्प से अभी प्रूव करना है, ये रदरफोर्ड मॉडल अभी नील्स बोर पे नहीं पहुंचे, रदरफोर्ड मॉडल पे टिके रहो बस। और आरबीएससी मॉडल के पेपर पे जाओ जो जिसमें क्या कहा था कि एक एमसीक्यू आएगा और एक वैसा अपना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, दोनों किससे, नॉलेज नॉलेज कैटेगरी के होंगे। और 1.5 नंबर का सवाल आएगा एनालिसिस कैटेगरी का। तो 1 नंबर में तुमने डी ब्रोग इसकी क्या कहते हैं, नील्स बोर की सेकंड हाइपोथेसिस पूछ रखी थी, हाफ मार्क्स में एमसीक्यू में पूछ रखा था वो इम्पैक्ट पैरामीटर वाला, और 1.5 नंबर में ये सवाल पूछा हुआ है। तो मैंने एग्जैक्ट वहीं से कॉपी पेस्ट किया भाई, ये मॉडल पेपर से कट पेस्ट करके लेके आया हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये चीज साबित करेंगे आज हम। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दी हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव।
तो बात सिर्फ हाइड्रोजन एटम की चल रही है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी तो कई तरीके की होती है, काइनेटिक भी, पोटेंशियल भी, वो सब, तो उसकी टोटल वाली जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है भाई, नेगेटिव होती है। पहले तो इनने ये स्टेटमेंट बोल ली है, फिर कह रहे हैं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस फैक्ट इंडिकेट, इसका मतलब क्या है ये समझाओ हमें कि नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है। और इफ द टोटल वाली ही एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज पॉजिटिव, वाज इमेजिनरी कंडीशन में लगाया जाता है, ये तुम पढ़ते होगे इंग्लिश ग्रामर में कि इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो वैसे ही कह रहे हैं कि इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज पॉजिटिव, अगर उसकी पॉजिटिव होती, देन दी व्हाट रिजल्ट विल हैव बीन अचीव्ड, क्या रिजल्ट तुम अचीव कर पाते, क्या हो जाता है एटम में, क्या अल्टा पल्टी हो जाती अगर ऐसा होता तो देखो कैसे रदरफोर्ड मॉडल की मदद से हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल कि भाई जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ऑर्बिट में, जैसे इस तरीके से घूम रहा था ना कि ये हाइड्रोजन एटम है हमारा, तो हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है बस, ये हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लग रही होगी वो कितनी होगी भाई, के और Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन का चार्ज, और प्रोटॉन का चार्ज होता है E, फिर Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी होता है E, और बीच में सेपरेशन कितनी है भाई, जितनी दूरी पे वो चल रहा है, तो ये R और R रेडियस के ऑर्बिट में चल रहा है, तो ये R² लिख दिया। तो ये इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो लग रही है वो लिख दी हमने। और यही अट्रैक्शन फोर्स किसका काम कर रही है भाई, यही अट्रैक्शन फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अगर ये m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से r रेडियस के पाथ में चल रहा हो तो इसके ऊपर जो लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, वो कहां से मिल रही है हमें, वो मिल रही है भाई सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से ही मिल रही है। ये बात तो रदरफोर्ड ने बोल दी थी, यही नील्स बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट है। तो देखो इसी से ही हम करेंगे भाई। तो इससे हम क्या करना चाह रहे हैं, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास पहले हमें ये देखना पड़ेगा कौन कौन सी एनर्जी है छुपा के घूम रहा है, इसके पास एनर्जी कौन कौन सी है। तो भाई एक तो एनर्जी, जब दो चार्ज कुछ दूरी पर रखे हुए रहते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, उनके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उनकी पोजीशन की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इस इलेक्ट्रॉन में पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेकिन ये घूम भी रहा है वी वेलोसिटी से, तो वी वेलोसिटी से घूमने की वजह से इसके पास भाई क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम के से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी, हालांकि हमने के ले लिया भाई यहाँ पर पहले से ऑलरेडी के ले लिया, तो हम के से ना करके हम कह देंगे ई के है बस। तो काइनेटिक एनर्जी भी, तो इसके पास दोनों एनर्जी है, दोनों एनर्जी ही है, तो हम इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल देखो कैसे होगी, यहाँ क्या आर से R² का ये कट जाएगा, कट गया भाई, तो हमारे पास क्या बचा भाई, mv² इक्वल के E²/r, और k को हम क्या लिख सकते हैं, k होता है 1/4πε0, जिसमें ε0 होता है परमिटिविटी और k होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अगर मैं इसी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई और वो कर दूं, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूं हाफ से, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv² बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमने इसका वो लिखा नहीं ना 4πε0, तो 4πε0 तो लिख दिया E²/r, ये तो पहले का ही लिखा है, और हाफ से वो और कर दिया मल्टीप्लाई दोनों साइड, ठीक है। तो ये हाफ mv² क्या बन गया हमारा, इसकी बन गई काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई भाई, ऊपर तो है E² और नीचे कितना है 8πε0r, तो ये तो आ गई भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी लेके आनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी जो मिलेगी हमें वो मिलेगी भाई, दो चार्जेस या तो EU से रिप्रेजेंट कर लो, नहीं तो सिंपल U से रिप्रेजेंट कर लो, वो क्या होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, यहां R² नहीं होता, फोर्स में होता है R², तो रखो वैल्यू जल्दी से, K की वैल्यू रखी मैंने 4πε0 रख दी भाई। Q1 तो हमारा प्रोटॉन है और प्रोटॉन का चार्ज प्लस E है, ये जो फॉर्मूला है भाई साइन सेंसिटिव है, इसलिए हमें सारी वैल्यूज विद साइन रखनी पड़ेंगी, यहां नहीं रखी थी, ये फोर्स के फॉर्मूले में साइन सेंसिटिव नहीं रखते हम, पोटेंशियल एनर्जी में रखते। और दूसरा चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू रखेंगे -E डिवाइडेड बाई R, तो U की वैल्यू कैसी आ गई मेरे पास
मेरे पास आ गई भाई ये -e² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ई टोटल कितना हो जाएगा? ई टोटल हो जाएगा भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, तो दोनों को ऐड करो भाई, E² डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और यहां u की वैल्यू रखो E², 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दोनों में से देखो क्या चीज कॉमन आ रही है? दोनों में से मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r E² ये सारा का सारा ही कॉमन आ रहा है। तो मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं, E² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहां से तो बचा सिर्फ 1/2, यहां से बचा 1। तो ये हाफ में से -1 गया तो -½ बचेगा। तो -½ का मतलब ऐसे लग जाएगा, फिर से 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, हाफ बाहर आएगा ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब तुम इस रिजल्ट को गौर से देखो, ये कैसा आया है? क्या ये रिजल्ट नेगेटिव आया है कि भाई? नेगेटिव आया ना, कि टोटल एनर्जी कैसी है? नेगेटिव। अगर तुम इन दोनों डब्बों को गौर से देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि बड़ी कौन सी है, इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। ये देखो, ये 8 से डिवाइड हुई है और ये 4 से डिवाइड हुई है। तो 8 से डिवाइड हुई, इसका मतलब बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में, तो ये छोटी वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी छोटी है, पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है। ठीक है, तो पोटेंशियल नेगेटिव वाली बड़ी थी, पॉजिटिव वाली काइनेटिक छोटी थी, इसलिए दोनों को जब जोड़ा तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव ही आया। लेकिन बोर्ड ने सवाल क्या पूछा है? सवाल ये पूछा है भाई जो टोटल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है, ये तो इन्होंने बताया है। व्हाट डज दिस फैक्ट इंडिकेट? इससे पता क्या चलता है? और अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव होती तो ये क्या होता भाई? तो देखो भाई, नेगेटिव एनर्जी तुम्हें बताती है बाउंड स्टेट के बारे में, कि यहां जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनर्जी आ जाए ना, नेगेटिव एनर्जी का मतलब है अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? बाउंड स्टेट में है, वो न्यूक्लियस से बाउंड है, उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। अगर एनर्जी नेगेटिव है तो स्टेबल है वो। अगर पॉजिटिव हो जाती ना तो ये क्या करता? इस ऑर्बिट को छोड़ के उड़ लेता, रिपल्सन हो जाता। पॉजिटिव एनर्जी मतलब रिपल्सन, तो उड़ जाता यहां से, ऑर्बिट को छोड़ के चला जाता, एटम एग्जिस्ट नहीं करता। तो नीचे आंसर क्या लिखोगे? जो ये लाइन में लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन से उठाया गया है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इफ एनर्जी वर पॉजिटिव, अगर वो एनर्जी पॉजिटिव होती, देन एन इलेक्ट्रॉन विल नॉट फॉलो ए क्लोज्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। वो फिर क्लोज ऑर्बिट फॉलो नहीं करता, वो निकल लेता, रिपेल हो जाता वहां से। ठीक है, तो ये मतलब होता है। तो तुम्हें बोर्ड का सवाल समझ आ गया होगा, देख लो कहां से पूछा गया है। यही एनर्जी का फॉर्मूला हम फिर से डिराइव करेंगे। अभी फिलहाल ये किसकी बात चल रही थी भाई? ये हाइड्रोजन एटम के लिए चल रहा था। यही जनरल फॉर्मूला हम निकालेंगे किसी भी एटम के लिए जिसका एटॉमिक नंबर Z हो, और ये फर्स्ट ऑर्बिट की बात चल रही थी, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता, हम तो nth ऑर्बिट में निकालेंगे। तो वो निकालेंगे नील्स बोर के मॉडल की हेल्प से। ठीक है, तो अभी हमने रदरफोर्ड के मॉडल की हेल्प से इतना काम कर लिए। अब और आगे चलते हैं, रदरफोर्ड के मॉडल से एक और सवाल, अब वो तुम्हारी एनसीईआरटी का है। देखो, ये कह रहे हैं, पहले इन्हें बता दिया, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, इनने एक्सपेरिमेंट करके देखा दैट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट ए हाइड्रोजन एटम इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यानी ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास हाइड्रोजन एटम होता है ना, जिसमें प्रोटॉन है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को तुम्हें अलग करवाना है। यानी इस इलेक्ट्रॉन को तुम्हें क्या करवाना भाई? इजेक्ट करवाना है, भगाना है यहां से। तो इजेक्शन करवाने के लिए तुम्हें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगती है। ठीक है, ये कहा है, ये पहले ही बता दिया। हम बाद में करेंगे, नील्स बोर के मॉडल से ये सारी चीजें डिराइव करेंगे तो वापस हमें एनर्जी मिलेगी, इतनी वैल्यू आएगी, अभी हमें पता नहीं, पर एनसीईआरटी ने पहले बोल दिया कि इतने होते हैं, मान लो। कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस, तुमसे रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करवाइए, एंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू भी कैलकुलेट करवाई, किसकी? ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम। बात सिर्फ हाइड्रोजन एटम की ही चल रही है, फिर से गौर कर लो। हम बाद में करेंगे nth ऑर्बिट और किसी भी एटम के लिए, यह मतलब जहां पर z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहां z की वैल्यू 1 होती है, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये z = 1 के लिए चल रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट की बातें चल रही है। तो हम nth के लिए करेंगे नील्स बोर के मॉडल से, अभी तो रदरफोर्ड मॉडल से सारा काम हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा भाई, रेडियस कैसे निकालें और वेलोसिटी कैसे निकालें। इनने तो बस इतना बोल दिया कि भाई तुम्हें जो एनर्जी लगेगी ना,
वो एनर्जी लगेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी तुम बस इतना खर्चा कर दो हाइड्रोजन एटम के ऊपर तो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि इसकी जो टोटल एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अगर तुमने इसको +13.6 दे दिया तो इसका मतलब इसकी टोटल एनर्जी होगी 0। मतलब अब नेगेटिव तो नहीं रही ना, और नेगेटिव नहीं रही तो इसका मतलब ये क्या करेगा, बाउंड स्टेट में नहीं रहेगा, इसके चारों ओर रिवॉल्व नहीं करेगा, भाग लेगा यहां से, 0 हो गया, इसका मतलब ये उड़ लेगा यहां से, नेगेटिव नहीं रही बस। तो हमने क्या कर दिया, इसको नेगेटिव से हटाया है। तो तुमने 13.6 इसको खिलाई है, तो हम क्या कह सकते हैं यहां से कि भाई वी नो दैट, कि ऊपर अभी फॉर्मूला डिराइव करके आए कि जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है जो रेड कलर के डब्बे में बंद कर रखा है मैंने करली में, कि ई स्क्वायर अपॉन 8πε0 r। यही चीज उठा के हम यहां इस्तेमाल कर लेंगे कि ई की वैल्यू होती है भाई -e² अपॉन 8πε0 r। अब यहां सबसे बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे कर देते, मतलब जिसको कहते हैं पिटफॉल, गड्ढा है यहां पर जहां गिरते हैं अच्छे अच्छे गिर जाते। तो वो गड्ढा क्या है भाई, तुमने फॉर्मूला लिया है, इस फॉर्मूले के लिए तुम्हारे पास ई की वैल्यू है, ये कैपिटल ई की वैल्यू तुम्हारे पास है, इतनी एनर्जी दी है, ठीक है। तुम्हारे पास इस स्मॉल ई की वैल्यू भी है, तुम्हारे पास 8πε0 की वैल्यू है, सारी वैल्यू है, आर की वैल्यू निकालनी, तुम सीधा क्या करोगे, सारी वैल्यू जो उठा के इस फॉर्मूले में रख दोगे, आर की वैल्यू निकाल लोगे। पर तुम एक चीज पर ध्यान नहीं दोगे कि भाई फॉर्मूला जब भी अप्लाई करें जब एसआई यूनिट में सारी वैल्यूज हो, तो सारी वैल्यूज को एसआई यूनिट्स में लाओ। ये सबसे पहला थंबनेल है, कोई भी न्यूमेरिकल अगर तुम्हें सोल्व करना है तो सारी वैल्यूज एसआई यूनिट में होनी चाहिए। इसका मतलब एनर्जी की वैल्यू भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चलेगी, तो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलो पहले जूल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये वैल्यू रखनी पड़ेगी जब जाके तुम्हारे पास ये आएगा। तो इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज कर लेते हैं, और रेडियस की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, E² मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं मैं बस। अब यहां से माइनस की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एनर्जी प्लस में दी है, तो एनर्जी किसके इक्वल होती है, तो मेरे को माइनस से कोई लेना देना नहीं, मेरे को तो आर की वैल्यू मैग्नीट्यूड में लेके आनी, क्योंकि आर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये रख दिया मैंने, E² 8πε0, और वो कैपिटल ई आ गया भाई यहां नीचे, ठीक है। आर और ई को बस एक्सचेंज कर दिया, और यहां से आर की वैल्यू तुम्हें निकाल के लानी। तो रख देते सारी वैल्यू जल्दी से और कैलकुलेट कर लाते। तो रखो जल्दी जल्दी, 1.6 इंटू, एक चीज और कर सकते हैं, देखो यहां से कैलकुलेशन टफ क्यों करें, क्योंकि एप्सिलॉन नोट की वैल्यू तुम्हें याद है, मेरे को पता है 8.854 इंटू 10⁻12 तुम्हें याद है। लेकिन तुम यहां रखोगे कैलकुलेट करोगे पाई वाई को, तुम इतना ही कर दो ना सीधा सीधा, 1/4 एप्सिलॉन नोट तो होता है के, और के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। तो ये वैल्यू रखो ना तुम तो सीधा सीधा। तो नीचे 2 छोड़ दो, 1/2 अलग कर दो, और 4πε को बना दो के। तो के E² 2E ऐसा बन जाएगा ये फिर। अब रख दो वैल्यूज, तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका भी स्क्वायर है, तो 2 बार लिख देते इसको, इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई, देखो मैंने ऊपर ई की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया था क्योंकि कटने वाली है ये। तो 2 इंटू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, काट दो जो जो कटा है, तो एक तो सीधी सीधी वैल्यू ही कट गई, ठीक है। अब देख लो जल्दी से पावर निपटा दो, पावर कितनी आ गई भाई, 9 इंटू 1.6 इंटू पावर बच गई भाई 10⁻⁻10, और डिवाइडेड बाई बचा है 2। तो 16 9 144, इतना ही होता है ना, 144, तो ये 14.4 हो गया, इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं भाई इसमें, 13.6 छोड़ दिया हमने, कैलकुलेशन में 13.6 नहीं लिखा यहाँ, 13.6 और लिखना था भाई, तो 13.6 और लिख लिया हमने, ठीक। अब सही चल रहा है। अब देखो आर की वैल्यू क्या आई है, तो ऊपर बच गया भाई 7.7, 2 से काट दिया, 13.6 इंटू 10⁻⁻10।
अगर मैं 10 उधार ले लूँ यानी 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो ऊपर हो जाएगा 77 और नीचे हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ये चीज़ अब तुम काट पीट लेना जितनी भी आती है, पर मेरे को पता है कि हाइड्रोजन एटम में आंसर कितना आना है, इसलिए मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, आराम से काट लेना। तुम्हें सीधा सीधा पता है कि 5 टाइम्स तो कंप्लीट जा रहा है, 6 टाइम्स नहीं जा रहा है पूरा पूरा, ठीक है, 5 टाइम्स तो पूरा पूरा जाएगा। तो ये 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर आएगी, ऐसी रेडियस आ गई। अब ये वैल्यू हमारी याद नहीं रहती तो हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो मल्टीप्लाई वाला है तो वो तो इसके 10⁻⁻10 करा देगा यानी एंगस्ट्रोम बना देगा, और डिवाइडेड वाला इसको सुलटा लेगा। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है भाई 0.53 एंगस्ट्रोम, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई भाई। अभी एक और बात पूछ रखी इसमें, रेडियस रेडियस नहीं, वेलोसिटी और बताओ। अब वेलोसिटी कहाँ से लिखा हूँ मैं, वेलोसिटी कहाँ से आएगी भाई, तो वेलोसिटी आएगी भाई काइनेटिक एनर्जी से। तो वेलोसिटी के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी से निकालना पड़ेगा, तो मैं यहीं बता दे रहा हूँ भाई। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, हाफ mv²। तो यहाँ से 2 को भेजो इधर और m को भेजो इसके नीचे, ये मेरा हो गया v²। तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 EK/m। अब EK की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, पर है, पीछे हमने पढ़ा है अभी अभी। देखो EK को देखो गौर से और E को देखो गौर से, ये वाला E, इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है, एक प्लस माइनस का तो रिलेशन दिख रहा है ना भाई। जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है पॉजिटिव में उतनी ही टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव में, बस एक माइनस का ही तो खेल है। इसका मतलब जो वैल्यू है हमारे पास ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही काइनेटिक एनर्जी है पॉजिटिव में। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ लिख देंगे सीधा सीधा 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जूल में लाया हूँ मैं, और नीचे मास रखूंगा मैं किलोग्राम में। तो मास किसका रखना है, मास रखना है भाई इलेक्ट्रॉन का, बात इलेक्ट्रॉन की चल रही है तो इलेक्ट्रॉन का ही रखा जाएगा, ठीक है, केजी में। जब ये तुम सोल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो इसको तुम भाई सोल्व कर लेना, सिंपल सा है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, आराम से वैल्यूज कट रही, नहीं तो काट के देख लेते ही क्या क्या हो रहा है। 13.6 इंटू मतलब 13 का 1.5 गुना, 13 का 1.5 गुना लगभग हो जाता है 13 और 6.5 19। तो 13.6 इंटू 1.6 19 नहीं, 19.5 नहीं तो 20 मान लो, और 20 गुना 2 40, 40 डिवाइडेड बाई 9.1 चल रहा है, इंटू 10 की पावर निपटाओ, पावर हो गई भाई ऊपर जाके प्लस की 31 यानी 12, ये कर दिया अंडर रूट में। तो ये आंसर आ गया भाई 4.44, ऐसा चलता रहेगा, इंटू 10 की पावर 12 अंडर रूट। अब अगर देखो 4.84 होता तो ये 2.2 का स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है। तो ऐसा ही कुछ है, तो इसको अप्रोक्सीमेट करके इतना ही लाया जा सकता है। और मेरे को ये एग्जैक्ट वैल्यू याद भी है, जैसे चैप्टर खत्म होगा तुम्हें भी याद हो जाएगी। ये 2.2 ही होती है 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। ये हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है। तो देखो अब तक हमने नील्स बोर का मॉडल पढ़ा भी नहीं, फिर भी एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, कितना अंदर तक चले गए हम हाइड्रोजन एटम के, ठीक है। अब चलते भाई आगे, अब आते हैं नील्स बोर के मॉडल पर। तो नील्स बोर का मॉडल देखो क्या कह रहा है भाई, नील्स बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग उसने हिसाब से देखा जाए तो कोई मतलब ऐसा कोई नई चीज नहीं बताई थी, बस ये था कि जो पुराने लोगों ने जो बात बता रखी है उन्हीं को जोड़ तोड़ के बता दिया। तो पहली जो बात है, इसने 3 पोस्टुलेट दिए थे, तीनों पोस्टुलेट इसने पुराने लोगों के ही उठाए, अपनी तरफ से कोई नई चीज नहीं बनाई इसने। तो एक क्रिएटिविटी के मामले में अपने जैसा ही है, जैसे हम कर देते हैं ना, दूसरे की कॉपी से चुरा लिया और अपनी कॉपी में लिख दिया, ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर दे, खुद से दिमाग नहीं लगाया। तो इतना ब्रिलियंट नहीं मान सकते इसको, लेकिन फिर भी भाई ये रदरफोर्ड, देखो थॉमसन का मॉडल वो चेला है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का चेला है ये भाई नील्स बोर, और नील्स बोर के चेले थे पाउली वगैरह, इन सबको नोबेल प्राइज मिले थे। तो देखो नील्स बोर की सबसे जो खास बात है जो इसने बताई थी कि इसकी अप्रोच अलग थी भाई। ये बोला कि मॉडल में गलती नहीं है, मतलब
जो हमें वो दिख रहा है ना स्पेक्ट्रम वगैरह डिस्क्रीट वगैरह दिख रहा है, तो इसको समझने के लिए भाई हमें थोड़ी फिजिक्स बदलनी पड़ेगी, ऐसे नहीं समझ आएगा, मॉडल को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो उसने कहा भाई चलो ठीक है, रदरफोर्ड भाई की बात मान लेते हैं, सारा न्यूक्लियस में चार्ज है, क्योंकि भाई एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मान लिया कि खोखला है और सारे इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं रह सकते, क्योंकि भाई कूलम्ब फोर्स लगेगी, तो इसका मतलब वो रिवॉल्व भी कर रहे हैं। मान ली हमने रदरफोर्ड की बात मान ली, तो भाई ये बात मान ली और ये कह दिया कि वो घूम रहा है, ठीक है सही बात है, चल रहा है। और जो उसका वो बात थी ना कि घूमने के लिए जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है? वो मिल रही है भाई, कितना तो अंदर पॉजिटिव चार्ज है उसके न्यूक्लियाई में, और कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है KQ1Q2/r²। यही फर्स्ट पोस्टुलेट बना दिया भाई ने, यही बोल दिया बस। बस इसमें अलग बात क्या थी? अलग बात थी इसकी अप्रोच क्या थी कि भाई हम पहले चीजों को कंटिन्यूअस देखते थे, क्लासिकल वर्ल्ड में हम चीजों को कंटिन्यूअस देखते थे, पर इसने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, क्वांटम वर्ल्ड है, चीजें डिस्क्रीट है, या तो ये नहीं तो जंप करके ये, नहीं तो जंप करके ये, बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। तुम यहां गौर से देखो, तुम यहां चल रहे हो, ऊपर से चढ़ते जा रहे हो, तो तुम कहीं भी पैर रख सकते हो, यहां यहां यहां, मर्जी है तुम्हारी, इसका मतलब कंटिन्यूअस चीज है। ये ऐसा है कि तुम्हें छत पे जाना है और छत पे स्लाइड लगी हुई है, नीचे से छत तक स्लाइड लगी हुई है, तो तुम स्लाइड में कहीं भी पैर रख सकते हो। लेकिन इसने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये तो सीडी टाइप सा है, और सीडी में कुछ फिक्स जगह ही है पैर रखने की, या तो यहीं रखोगे, यहाँ आगे रखोगे, यहाँ आगे रखोगे, बीच हवा में तुम यहाँ पैर नहीं रख सकते, यहाँ पैर नहीं रख सकते, ठीक है। पैर रखना है तो यहाँ रखो, नहीं तो आगे रखो, नहीं तो आगे रखो, बीच में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बस इसने इतना कहा कि भाई जो हाइड्रोजन ये मतलब जो इसके ऑर्बिट था, उसके हिसाब से, रदरफोर्ड के हिसाब से सही बात है, पर उनमें स्टेबिलिटी ऐड कर दी भाई ने, क्योंकि उसकी कमी क्या थी? रदरफोर्ड मॉडल की कमी ये थी कि इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों ओर घूमेगा तो वो एक्सेलरेशन में चल रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएट करेगा तो कोलैप्स हो जाएगा। पर इसने क्या कहा कि भाई ये खास वाले स्पेशल वाले ऑर्बिट हैं, इनमें अगर घूमेगा तो यहां से वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। बस इतना कह के कट लिया साइड में। इसने ये नहीं बताया कि ऐसा खास क्या है इसमें। जब इससे पूछा गया कि भाई इसमें खास क्या है, ये ऑर्बिट्स स्पेशल क्यों हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्यों हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्यों हैं, तो उसने कहा कि क्योंकि यहां पर रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन, यानी एक्सेलरेट करता हुआ चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट नहीं करता, विदाउट रेडिएशन एनर्जी, एनर्जी रेडिएट किए बिना यहां पर घूम रहा होता है। फिर उससे पूछा कि भाई क्यों रेडिएट नहीं करता ये तो बताओ, तो उसने कहा कि नहीं भाई वो स्पेशल वाले हैं इसलिए रेडिएट नहीं करता। मतलब घुमावदार ऐसे आर्गुमेंट दे रहे हैं, तुम कह रहे हो कि स्पेशल क्यों है, तो कह रहे रेडिएट नहीं करता, रेडिएट क्यों नहीं करता, तो कह रहे स्पेशल वाला है। ऐसे ऐसे बकवास कर रहा था। इसने ये नहीं बताया कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्यों है, ऐसा खास क्या है इनमें। इसकी एक्सप्लेनेशन चैप्टर के एंड में मिलेगी, और कौन देगा भाई? डी ब्रोगली इसकी एक्सप्लेनेशन देगा कि ऐसा इन ऑर्बिट्स में खास क्या है, क्योंकि इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव्स बनाता है, और स्टैंडिंग वेव्स कभी भी एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करवाती, इसलिए वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो स्टेबल है, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देगा बाद में डी ब्रोगली, यही इसकी फेलियर भी है। तो इसने समझा तो दिया पर उसका कारण नहीं बता पाया ये, ठीक है। तो ये स्पेशल वाले ऑर्बिट्स हमें पढ़ने बाद में। दूसरी जो चीज इसने बताई है, दूसरी चीज जो बताई है वो ये है कि क्वांटाइजेशन, जो तुमने इसमें ऑर्बिट्स का जो क्वांटाइजेशन किया है ना, कि ऐसे ही ऑर्बिट्स पॉसिबल, जैसे ऐसा होता है ना भाई, बैंक में तुम जाते हो तो बैंक में तुम हर किस्म के पैसे निकलवा सकते हो, भाई मेरे को 11 रुपए दे दो, मेरे को 21 रुपए दे दो, मेरे को तो 16 रुपए दे दो, ऐसे कुछ भी रुपए निकलवा लो, वो निकाल के दे देंगे बैंक वाले। पर एटीएम में जाके कहोगे भाई 11 रुपए निकाल के देना, तो एटीएम नहीं निकाल के देगा भाई, एटीएम तो 100 के मल्टीपल ही निकालता है बस, ठीक है, उसमें तुम्हें 50 रुपए नहीं मिलेंगे एटीएम में। तो ऐसा कुछ कर दिया था इसने, बस इसने ये कह दिया कि जो ऑर्बिट्स हैं भाई वो बैंक जैसे नहीं है, वो तो एटीएम जैसे हैं, या तो यही वाला पॉसिबल होगा या यही वाला पॉसिबल होगा, बीच में तुम कहीं भी पैर नहीं रख सकते, बीच में इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं हो सकता। ये स्पेशल वाले ऑर्बिट ही हैं, सीडी वाले, ठीक है। हालांकि सीडी अलग ही किस्म की है, हम बनाएंगे जब रेडियस निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये इससे 4 गुना आगे दूर, फिर 9 गुना आगे दूर है, तो सीडी अजीब सी है ये, तो वो देखेंगे आगे। फिलहाल इसने बस इतना बोल दिया। फिर अगली बात, वो निकलसन की चुरा लाया। निकलसन एक मैथ का प्रोफेसर है, किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ाता था। उसने कुछ ऐसा
ये एंगुलर मोमेंटम वगैरह के बारे में कोई वो बता रहा था कि वो भी अपना एटॉमिक मॉडल लाना चाह रहा था, तो उसकी बात चुरा लाया और क्या बोल दिया कि भाई इन ऑर्बिट्स में क्या होता है, घूमने के लिए जो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम, देखो एक तो होता है मोमेंटम, मोमेंटम होता है mv, एक होता है एंगुलर वाला मोमेंटम। तो एंगुलर वाले में बस एक r फालतू आ जाता है, जैसे एक तो होता है वेलोसिटी, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, बस एक r फालतू आ जाता है साइड में, तो ऐसा ही चल रहा है ये। एक तो होती है फोर्स, और फोर्स में जब r फालतू हो जाता है तो वो एंगुलर फोर्स हो जाती है, टॉर्क बन जाता है फिर वो, ठीक है। तो एंगुलर में ये फर्क होता है एंगुलर में इन सब में। तो एंगुलर जो मोमेंटम होता है इसको घूमने के लिए वो उन ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है इलेक्ट्रॉन जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल हो, या तो इसका 1 गुना, नहीं तो इसका 2 गुना, नहीं तो इसका 3 गुना, या मतलब n गुना। जैसे होता है ना किसी भी चार्ज पार्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल। तो ये कह रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना वो क्या हो सकता है, h/2 का इंटीजर मल्टीपल, उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है, वहां पर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी भाई ने, ऐसा क्यों होता है, नहीं दी एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन इसकी डी ब्रोगली देगा, ठीक है। तो डी ब्रोगली तक इंतजार करो, कल इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। कई बुकों में क्या लिखा रहता है देखो, इसकी सेकंड पोस्टुलेट है mvr यानी एंगुलर मोमेंटम बराबर होना चाहिए nh/2 कई लोगों को थोड़ा सा आलकस होता है लिखने का, तो क्या करते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं mvr को लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम l, और ये जो h/2 जो इतना हिस्सा है ना इसको बोल देते हैं h कट, ऊपर कट लगा रखा है h कट ऐसा। तो ये भी सेकंड पोस्टुलेट ही है इसका, ठीक है भाई। इसके बाद जो थर्ड पोस्टुलेट है इसका, और यही बोर्ड में पूछा हुआ है, जो हमारा मॉडल पेपर का जो 1 नंबर का सवाल है ना कि ये नील्स बोर के मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट लिखो, ये 1 नंबर में आया हुआ है। तो तुम्हें क्या लिखना है कि इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल होता है। और पहला वाला पोस्टुलेट क्या था, पहला वाला पोस्टुलेट ये था कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें कि वो बिना एनर्जी रेडिएट करे घूमता है, और घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलती है वो कौन देता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हमें मिलती है। तो यहां पर विदाउट एमिटिंग एनी रेडिएशन वो घूमता रहता है, ठीक है। और यहां पर इंटीग्रल मल्टीपल होता है nh/2 का। अब तीसरा पोस्टुलेट आ रहा है, तीसरा पोस्टुलेट ही है जो हमें लेके जाएगा कहां पर, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझाने में हेल्प करेगा। क्योंकि हम क्या चाह रहे थे, हम पूरे चैप्टर में बस उस स्पेक्ट्रम को ही समझाना चाह रहे थे कि ऐसा होता क्यों है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा है हाइड्रोजन का, और इतनी सारी लाइनें क्यों निकल रही। तो उसका जवाब छिपा हुआ है यहीं इसी तीसरे पोस्टुलेट में। और जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर एक सवाल आता है कि 2 इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट, कभी कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते। तो उसका जवाब भी यहीं छुपा हुआ है, क्योंकि इसमें क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशंस चलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते हैं तो लाइट रेडिएट करते हैं। तो देखो वो क्या हो रहा है। तो नील्स बोर ने कहा कि भाई थोड़ा नजरिया बदलो देखने का, सोच बदलो, देश बदलो, ऐसा कुछ करके। तो सोच बदल रहा है, वो कह रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना तो रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता। क्यों, क्योंकि वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, वो स्टेबल वाले ऑर्बिट्स हैं, और स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसे एनर्जी रेडिएट करने लग गए तो थक जाएगा, थक के मतलब स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा। तो ऐसा घूम रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, पर एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, क्योंकि स्पेशल वाले ऑर्बिट है। तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं लग रही, ठीक है। तो मैक्सवेल भाई तू आराम से कब्र में लेटा रहे, तुम्हारी फिजिक्स ओके, हम तो नई फिजिक्स लिख रहे हैं। तो वो कह रहा है कि फिर लाइट कैसे आती है, तो लाइट एमिट क्यों होती है, उससे वो स्पेक्ट्रम में ऐसा क्यों हो रहा है, घर से ऐसी खुशबू क्यों आ रही। तो वो कह रहा है भाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जंप मारते हैं, एक से दूसरे में जंप मारते हैं। ऐसे जब ये जंप कर रहे होते हैं तो इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन स्टेट में चले जाते हैं। तो जो पहला ऑर्बिट होता है ना इनका, जो पहला, अरे क्या हो गया, टक गया, हाँ, जो पहला ऑर्बिट होता है उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, और जो ऊपर के ऑर्बिट होते हैं उनको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे ही तुम इसको एनर्जी दोगे ना, बाहर से तुमने थोड़ी बहुत एनर्जी दी, ले भाई एनर्जी खा, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेके क्या करेगा, उछल के हायर क्लास में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ओ भाई पैसे पैसे हो गए, एक्साइटेड हो जाएगा एकदम से, बहुत सारे पैसे हो गए मेरे पास। तो एक्साइटेड हो जाएगा और बड़े लोगों की कैटेगरी में जाके बैठने लग जाएगा कि तुम सारे गरीब निकलो यहाँ से, अमीर लोगों में जाके बैठूंगा। तो भाई वो दूर जाके अमीर लोगों की श्रेणी में चला गया। फिर क्या होगा,
इस टाइम पर तो इसने क्या किया है, एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है। तो ये वही कंडीशन चल रही है कि तुम कल मैंने दिखाया था ना अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता था, ऐसे गैस सी होती थी, तुमने यहाँ से पूरा विबग्योर इसके ऊपर डाला था, तो तुम स्क्रीन के ऊपर देखते तो तुम क्या मिलता था, पूरा विबग्योर तो मिलेगा, पर कुछ लाइनें किडनैप होंगी, कुछ लाइनें किडनैप होंगी। वो किडनैप कहाँ हुई है, कुछ ब्लैक लाइनें दिखेंगी, तो किडनैप कहाँ हुई है भाई, वो किडनैप हो गई इनने खा ली, एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जंप करते टाइम इनने खा ली, इलेक्ट्रॉनों ने किडनैप करवा ली। अब किडनैप करवा ली तो क्या करेंगे, थोड़े टाइम बाद घर की याद आएगी इनको, थोड़े टाइम बाद इनको घर की याद आएगी, और ये बहुत जल्दी आ जाती है, बिलियंथ ऑफ सेकंड, यानी 10⁻⁹ सेकंड में ऐसा हो जाता है। तो वापिस लौट के आएंगे, लौट के बुद्धू घर को आए, तो वापिस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तो क्या करेंगे, अपनी वापिस से वो एनर्जी को रेडिएट कर देंगे कि रखो भाई तुम अपने पैसे, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो मेरा घर ही अच्छा है। तो वापस एनर्जी को रेडिएट कर देंगे, तो तुम्हें एमिशन स्पेक्ट्रम में वो वेवलेंथ मिलेगी जो किडनैप हुई थी, तो वैसे वैसे रेडिएट करवा देते। तो ये भाई थर्ड पोस्टुलेट है इसका कि ये क्वांटम जंप्स क्या है। तो देखो थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, थर्ड पोस्टुलेट बस इतना सा बता रहा है कि इसकी कुछ एनर्जी होती है, इसकी कुछ एनर्जी होती है, और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांजिट करते हैं ऊपर से नीचे, तो क्या करते हैं, जितना एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी के बराबर वो रेडिएशंस एमिट करते हैं। और रेडिएशंस की अगर तुम्हें एनर्जी मिल गई तो भाई प्लांक और आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से तुम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, तुम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो यहाँ तुम क्या कह सकते हो कि भाई नील्स बोर ने क्या कोई नई चीज़ बताई है क्या, नील्स बोर ने तो ये सारी चीज़ कहाँ से चुरा ली, प्लांक और आइंस्टाइन की थ्योरी से चुरा ली। तो थर्ड पोस्टुलेट चुराया प्लांक वाले से, आइंस्टाइन से, सेकंड पोस्टुलेट चुराया निकलसन से, और फर्स्ट वाला पोस्टुलेट चुराया है रदरफोर्ड से। तो ऐसे बस तोड़ मरोड़ के अपना मॉडल पेश कर दिया भाई साहब ने, ठीक है। तो पढ़ो इसके बारे में क्या है थर्ड पोस्टुलेट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स और अब्जॉर्ब्स रेडिएशन, या तो एमिट करेगा या अब्जॉर्ब करेगा। एमिट कब करेगा, जब ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। एक्साइटेड वाली स्टेट को हम कहते हैं हाई एनर्जी लेवल्स, और ग्राउंड वाला होता है लो एनर्जी लेवल। जब हाई से लो में आएगा तो वो एमिट करेगा, और अब्जॉर्ब कब करेगा, अब्जॉर्ब करके लो वाले से हाई में जाएगा, ठीक है। ओनली व्हेन इट मेक्स ए ट्रांजिशन और जंप फ्रॉम वन अलाउड ऑर्बिट टू द अनदर। अलाउड क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अलावा और ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, कुछ ही पॉसिबल है, 100 200 200 के नोट चलेंगे, और अलाउड नहीं है, ठीक है, स्टेशनरी वाले। तो ए फोटोन इज एमिटेड विद द एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। पहली स्टेट की एनर्जी कितनी थी, दूसरी स्टेट की एनर्जी कितनी थी, इनके बीच के जो एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी का वो फोटोन एमिट करता है, ठीक है। तो वो कहां से निकाल सकते हैं भाई, एनर्जी डिफरेंस से निकाल सकते हो तुम, और उससे क्या निकाल सकते हो तुम, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो ये ही थर्ड पोस्टुलेट है जिसकी मदद से हम क्या समझा पाएंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझा पाएंगे। तो भाई जो एनर्जी होगी फोटोन की वो किसके बराबर होगी, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट का डिफरेंस। इनिशियल होता है भाई हाइयर वाला, जिसकी एनर्जी हाई होती है वही इनिशियल है, और जिसकी एनर्जी लो होती है मतलब वो फाइनल है, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी भी और इसकी वेवलेंथ भी, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो कई बार कंफ्यूजन कहां पर होता है, जब हम सवाल करते हैं, तुम जा रहे हो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहे हो तुम, तो इस केस में जब डेल ई निकाल रहे होगे तो इनिशियल में क्या रखा जाएगा और फाइनल में क्या रखा जाएगा, यहां कंफ्यूजन होता है। तो भाई इनिशियल दिमाग में रखना, हाई एनर्जी ही होती है, हाई में से लो घटाना है हमें, तो हाई एनर्जी भाई ये वाली है ऊपर वाली, ठीक है। तो इनिशियल में ये वाला रखा जाएगा, ठीक, और फाइनल में ये वाला। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, अरे गया तो ऊपर है ना, तो फाइनल तो ऊपर वाला होना चाहिए था ना। तो नहीं भाई, फॉर्मूले में तुम्हें हाई एनर्जी स्टेट को ही इनिशियल लेना है, हाई एनर्जी वाला ही इनिशियल पे रखना है, चाहे जाए ऊपर से नीचे, चाहे जाए नीचे से ऊपर, कहीं भी जाए हाई एनर्जी पहले रखनी है, लो एनर्जी बाद में रखनी फॉर्मूले में, ठीक है। तो जब ऊपर से आ रहा था तो ऊपर के टाइम पे हमने हाई वाला ही इनिशियल ले लिया और लो वाला फाइनल ले लिया, लेकिन जब नीचे से ऊपर अब्जॉर्ब करके जा रहा होगा तो ये वाला इनिशियल पे लिया जाएगा फॉर्मूले में, फिर ये घटेगा फाइनल वाला, ठीक है, क्योंकि लो एनर्जी घटती है। तो ये याद रखना, ऐसा न्यूमेरिकल्स में हम गड़बड़ कर देते कई बार। अब तुमसे एक सवाल करवा लेते हैं यहीं,
इतने से ही। तो बस मॉडल हो गया पूरा। बस हमें इस मॉडल से हमें क्या करना है, 3 फॉर्मूले निकाल लेने और तीनों फॉर्मूलों को बार बार इस्तेमाल करना है। क्या है फॉर्मूले? फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है, स्पेशल ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है जिनमें वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। और घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है वो कहां से मिलती है? वो मिलती है भाई न्यूक्लियाई और उस इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से। तो ये तो है फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड वाला कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है घूमने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ h/2 का इंटीजर मल्टीपल ही होना चाहिए। ये है सेकंड पोस्टुलेट। और थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो ही तुम्हारे रेडिएटेड एनर्जी के बराबर होता है। रेडिएटेड एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वहां से तुम निकाल सकते हो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस से। ठीक है, तो ये थर्ड पोस्टुलेट है। ऐसे करके तीनों पोस्टुलेट की मदद से अब हमें बाकी का चैप्टर पढ़ना है। बस बाकी के चैप्टर में इतना ही है कि इन तीनों पोस्टुलेट्स की हेल्प से सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे हमारे। और nth ऑर्बिट की रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सब कुछ निकाल देंगे इसी से। बस फेल कहाँ पर है? फेल ये है भाई इसकी डेफिनेशन नहीं समझा पाए वो। मतलब डेफिनेशन तो दे दी कि जिनमें एनर्जी रेडिएट नहीं करता वो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, पर होते क्यों हैं, क्यों रेडिएट नहीं करते, उसका कारण नहीं बता पाया। कारण लास्ट में डी ब्रोगली बताएगा, वो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सवाल पर। तो भाई ये तुम्हारा एनसीईआरटी का सवाल है। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सवाल है। और फिर से यहाँ पर मैंने एक डब्बे में पिटफॉल लिखा हुआ है। पिटफॉल मतलब गड्ढा। तुम्हारे सामने क्या गड्ढा है? गड्ढा ये है कि भाई हमेशा हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, एसआई यूनिट में रखना भूल जाते हैं फॉर्मूलों में। तो उसको कन्वर्ट कर लिया करो थोड़ा। देखो अब सवाल क्या कह रहा है। ए डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स। अभी हमने एनर्जी लेवल की कोई डेरिवेशन नहीं करी है, कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ नील्स बोर का थर्ड पोस्टुलेट लगाएंगे और काम हो जाएगा हमारा। देखो ए डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स दी टू एनर्जी लेवल्स। तो ऊपर हमारे पास हायर एनर्जी लेवल है और नीचे लोअर एनर्जी लेवल है। तो देख लो हायर वाले कोई इनिशियल वाला लिखा है और लोअर वाले कोई फाइनल लिखा है। दोनों के बीच में फर्क कितना है भाई? फर्क है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड? जो रेडिएशन यहां से निकलेगी नहीं, जो बाहर जा रही है, ये रेडिएशन जो इससे बाहर जा रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी व्हेन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम द अपर लेवल टू द लोअर लेवल? जब ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल के ऊपर जब वो ट्रांजिशन करता है तो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? मेरे को तो लगता नहीं है सवाल एटम चैप्टर का है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये तो डोल नेचर ऑफ लाइट वाले से ही आ गया कि भाई क्योंकि तुमसे कहा है अकॉर्डिंग टू नील्स बोर थर्ड पोस्टुलेट जो निकलने वाला जो फोटोन होगा, निकलने वाली जो रेडिएशन होगी, उसकी जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होती है। और तुम्हें पहले ही बता दिया सवाल ने ये वैल्यू किसके बराबर है भाई? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो निकलने वाले रेडिएशंस की एनर्जी को कैसे लिखा जा सकता है? प्लांक की थ्योरी या आइंस्टाइन के फॉर्मूले से h न्यू के बराबर फोटोन की एनर्जी इतनी होती है। और फ्रीक्वेंसी ही पूछी है ना? क्या पूछा है? व्हाट इज दी फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी ही पूछी गई है भाई, तो फ्रीक्वेंसी निकाल दो। पर फॉर्मूले में एक मिस्टेक है, h की वैल्यू होती है भाई जूल सेकंड में और यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी SI यूनिट नहीं है भाई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी सेकंड में, तो जूल से जूल कटना भी तो चाहिए, इसलिए तुम्हें वैल्यू पलटनी पड़ेगी। तो पलट लो पहले ही। तो h न्यू बराबर क्या हो जाएगा? 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल रख दिया भाई। न्यू की वैल्यू निकालो। न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल डिवाइडेड बाई h की वैल्यू। h की वैल्यू रख दो सीधा सीधा, h आ गया ना इधर, तो h की वैल्यू सीधा लिख रहा हूं मैं यहां पर 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। तो ये भाई प्लांक कांस्टेंट होता है h और जूल से जूल कट गया। अब आंसर तुम्हारा सेकंड इनवर्स में ही आएगा। अब बढ़िया आंसर आएगा। तो अब इसको तुम काट लेना भाई, 16 का 23 का 1.5 गुना कर लेना, अब जितना भी आता है। इसकी फ्रीक्वेंसी तुम कैलकुलेट कर लेना। पावर पावर निपटा दिए, पावर आ गई 15 और इससे काट पीट लेना भाई। अब तुम 6 से 3 बर गया, सीधा सीधा कुछ आएगी जो यहाँ आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, हर्ट्ज में आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके सवाल हो जाएगा
सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं था, बस जरा सा लॉजिक तुम्हें लगाना था कि क्या दिया गया, कैसे पूछा गया। अगर ये मैं डोल नेचर ऑफ लाइट वाले चैप्टर में भी दे देता ना तो तब भी तुम कर देते। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए था कि ट्रांजिशन में जो एनर्जी होती है वो उस फोटोन के बराबर ही होती है। ठीक है, अब अगला सवाल है, ये भाई होगा सेकंड पोस्टुलेट से। थर्ड पोस्टुलेट का एक सवाल करवा दिया मैंने, फर्स्ट पोस्टुलेट से भी करवा दिया। फर्स्ट पोस्टुलेट से कैसे, वो फर्स्ट पोस्टुलेट तो रदरफोर्ड वाला ही था, और रदरफोर्ड से हमने क्या करी आज, एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस सारा कैलकुलेट करवा दिया। सेकंड वाला बचा है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा भाई इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम, कि नील्स बोर के मॉडल से तुम क्या क्या निकाल सकते हो, फिर एप्लीकेशन पढ़नी। तो ये न्यूमेरिकल करो पहले तो भाई पूरे चैप्टर में 9 एक्सरसाइज के सवाल हैं और 4 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जिसमें से हमने 3 एग्जाम्पल कर लिए हैं, और एक्सरसाइज में से भी कुल मिला के 2 कल कर लिए थे, और 2 आज, 4 सवाल हो गए। तो थोड़ा बहुत ही बचता है, वो कल निपट जाएगा। तो पढ़ो सवाल क्या है भाई, इन अकॉर्डेंस विद दी बोर्स मॉडल, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग फाइंड दी क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर यानी ऑर्बिट का नंबर बताओ। ठीक है, दैट कैरेक्टराइजेज द अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस। ये कह रहे हैं कि भाई जो सन है ना, ये तो अपना न्यूक्लियाई है, और जो अर्थ है ना, अर्थ वो अपनी इलेक्ट्रॉन मान लो। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन मान लो, इस तरीके जैसे एटम में चल रहा होता है। तो अगर मैं तुम्हें भाई इसकी रेडियस बता दूं कि इतनी रेडियस है, ऑर्बिट की रेडियस ये मैं तुम्हें बता दूं, और तुम्हें इसकी मैं वेलोसिटी बता दूं, तो तुम इसके एंगुलर मोमेंटम से, एंगुलर मोमेंटम से, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर था, एम वी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई। तो तुम्हें एम पता है, वी पता है, आर पता है, तो क्या तुम एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, कि कौन से ऑर्बिट में चल रहा है वो ही पूछा है बस। कि अगर मैं तुम्हें अर्थ का मास बता दूं, अर्थ की वेलोसिटी बता दूं, अर्थ के ऑर्बिट की रेडियस बता दूं, तो बस भाई तुम मेरे को ये बता दो कि एटम के अकॉर्डिंग, यानी नील्स बोर के मॉडल, नील्स बोर का मॉडल मैंने एटम पे नहीं, प्लेनेटरी सिस्टम पे लगा दिया, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं, मैक्रो बड़े लेवल पे लगा दिया। तो क्या वहां पर वो काम करता है कि नहीं करता है, तो कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, कौन से ऑर्बिट में वो अर्थ घूम रही है, वो बताना है। तो देखो ये वैल्यू तो मेरे वैसे ही याद है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। करोड़ मतलब 10 की पावर 7, और किलोमीटर मतलब 10 की पावर 3। तो 15 गुणा 10 की पावर 10, यानी जुग सहस्त्र योजन पर भानु, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतनी होती है। ये तो याद होती है तुम्हें भाई। ठीक है, इतने तो ऑर्बिट में घूम रही है अर्थ, आर की वैल्यू दे रखी है। अब उसकी ऑर्बिटल स्पीड भी दे रखी है, कितनी तेज घूम रही है। ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे 30 किलोमीटर लिखा हुआ है, 30 किलोमीटर पर सेकंड। सोच के देखो अर्थ कितनी तेज चल रही है, रेवोल्यूशन करते करते 30 किलोमीटर की स्पीड से पर सेकंड, पर सेकंड, पलक झपकते ही 30-30 किलोमीटर चली जा रही। इतनी तेज तो अर्थ चल रही, फिर भी हमें महसूस नहीं हो रहा। देखो, क्योंकि तुम्हारी सेंस खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम क्या कर रहे हो, फील नहीं कर पा रहे कुछ भी। आगे देखो, मास ऑफ द अर्थ भी दे रखा है कि धरती का वजन इतना है, सारी वैल्यू दे रखी है भाई। एन की वैल्यू निकाल दो, तो मैं लिखूंगा सीधा एन की वैल्यू, इधर नहीं लिखूंगा मैं, इधर लिखूंगा। तुम क्या करते हो, इसको क्रॉस करने में उल्टा पुल्टा कर देते हो सब कुछ। पहले तो 2 पाई भेज दिया भाई ऊपर, एम वी आर, और नीचे भेज दिया एच, तो इधर बच गया एन। अब इसको उल्टा करके लिखूंगा एन बराबर, नहीं तो तुम उल्टा पुल्टा कर देते हो भाई, 3.14 इंटू एम की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, सारी चीजें ऐसा यूनिट में रखते चलना। वेलोसिटी दे रखी है भाई 3 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। आर की वैल्यू दे रखी है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, डिवाइडेड बाई एच 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो इसका मतलब एन की वैल्यू यूनिट लेस ही आनी है, करके देख लेना चाहिए तुम। ठीक है, तो भाई कैसे काटेंगे इसको, 6 से काटा, 6 से काटा तो 1.1 बचा, 1.1 से काटा तो ये ऑलमोस्ट 3 ही आया। तो ये कितना हो गया, 2 3 6 6 3 18, और 18 का 1.5 गुना होता है 27। तो एन की वैल्यू हो गई 27, पावर सुलटाओ 10 की पावर 24, ये रही 4 या 28, 28 और 11 हो गए 39, और 34 और ऊपर चली गई 39 और 34, यानी 73, इतना ही हुआ ना, 39 और 34, हाँ 73। और कोई छुट तो नहीं गया, भूला भटका, 24 28 11 39
और 4 43 और 30 73, ठीक है ठीक है। यानी 2.7 इंटू 10 की पावर, अरे 73 10 की पावर में 73 10 की पावर 74, कितनी बड़ी वैल्यू आ रही कि अर्थ कौन से ऑर्बिट में घूम रही, पहली दूसरी तीसरे ऑर्बिट में नहीं घूम रही, करोड़वे 100 करोड़वे ट्रिलियन ट्रिलियन कोई से नहीं घूम रही, 10 की पावर 74वें ऑर्बिट में घूम रही है। इसका मतलब इतने ज्यादा ऑर्बिट है यहां, इतने ज्यादा ऑर्बिट है कि तुम डिस्क्रीटली उनको देख भी नहीं सकते, इतने ज्यादा ऑर्बिट हुए इस हिसाब से। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल देंगे भाई कि जो प्लेनेट जो घूमते हैं वो डिस्क्रीट वैल्यू में नहीं घूमते, उनकी वैल्यू क्वांटाइज ऑर्बिट्स, प्लेनेट के ऑर्बिट क्वांटाइज्ड नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यू ही इतनी भयंकर लेवल की आई है कि तुम उसमें जब अगर जूम करके देखोगे ना तो n और n+1 में अगले ऑर्बिट में फर्क नहीं कर पाओगे, इतने नजदीक हैं, जब भी तो 10 की पावर 74 समाएंगे इतनी दूरी में, तो इतने नजदीक नजदीक ऑर्बिट होते हैं, इसलिए यहां पर बोर मॉडल अप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। इतना सा पर्पज था एनसीईआरटी के सवाल का, इसलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी के सवाल तुम्हें ज्यादा इन डेप्थ कंसेप्ट को परसीव करने में मदद करते हैं। जैसे ये तुम्हें चमकाना चाह रहा है क्या कि नील्स बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है भाई, एटॉमिक लेवल पे तो सही चलता है, प्लेनेटरी लेवल पे सही नहीं चलता है, तो एटम से बाहर निकलो, बाहर की जिंदगी में भी एक बार लगा के देखो प्लेनेटरी सिस्टम पे लगता है कि नहीं लगता है, तो अर्थ किस ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है। तो ये सवाल तुम कर लेना भाई। अब आगे आ जाते हैं यहां पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है या फिर बोर मॉडल की सक्सेस क्या है। तो हमें इससे क्या है, रेडियस निकालनी है कि किस ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो पहली रेडियस क्या होगी, दूसरी रेडियस क्या होगी, तीसरी रेडियस क्या होगी, यानी पहला ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितनी दूर है, दूसरे वाली सीडी कहाँ है, तीसरे वाली कहाँ है, चौथे वाली कहाँ है, क्या वो इक्विडिस्टेंट है कि कुछ और ही लेना देना है, मतलब सीडी कैसी है वो सीडी देखनी है हमें, ठीक है। उसकी वेलोसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन कितनी तेज घूम रहा है, कितना टाइम पीरियड लेता है, किस फ्रीक्वेंसी से रेवोल्यूशन कर रहा है, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी से रेवोल्यूट करेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी की एनर्जी रेडिएट करेगा क्या, नहीं, उतनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, क्योंकि भाई वो स्टेशनरी ऑर्बिट में, और स्टेशनरी ऑर्बिट में एक्सेलरेट करता हुआ चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट नहीं करता, तो जिस भी फ्रीक्वेंसी से घूमे, किसी भी फ्रीक्वेंसी से धक्के खाए, कुछ नहीं रेडिएट करेगा, रेडिएट जब करेगा वो ट्रांजिशन मारेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी आगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और लास्ट में चर्चा चलेगी एनर्जी पर, जिसकी एनर्जी की चर्चा हम ऊपर करके आए ना कि हाइड्रोजन के एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में एक्सपेरिमेंटली हमें पता लगा है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती, तो सेकंड में कितनी होगी, थर्ड में कितनी होगी, और ये तो हाइड्रोजन में, हीलियम में कितनी होगी, लिथियम में कितनी होगी, सारी चीजें कैलकुलेट करनी है nth ऑर्बिट के लिए, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हमें करनी है, फिर उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, फिर डी ब्रोगली की एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, तो कल की क्लास लास्ट होगी भाई इस चैप्टर की। तो देखो भाई, और सारे न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी के। तो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट हमें निकालनी है, जल्दी जल्दी से निकाल देते हैं, किसकी मदद से, हमें निकालना है नील्स बोर के मॉडल की मदद से। तो भाई नील्स बोर का मॉडल क्या बोलता है, फर्स्ट पोस्टुलेट तो बोलता है भाई mv²/r बराबर होता है kZe इंटू ई डिवाइडेड बाई r²। अब इनका सारा मतलब तुम्हें समझ आ रहा होगा क्या बोल रहा हूं मैं, कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करता है कौन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड करती है एटम के अंदर, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो जिस स्पेशल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अभी हमें पता नहीं कौन सा ऑर्बिट है, तो मान लेते हैं nth ऑर्बिट की बात चल रही है, ठीक है भाई। यहां 2e जब लिया जाता था, जब उसकी अल्फा पार्टिकल की बात चल रही थी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाली बात चल रही थी, जब दूसरा चार्ज 2e था, यहां e लिया जाएगा, ठीक है। और फोर्स की बात चल रही है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की, इसलिए यहां स्क्वायर लिया है। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात चलती तो यहां स्क्वायर नहीं आता, तो ये थोड़े से गड्ढे हैं, इनका ध्यान रखा करो। तो ये तो फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है भाई, कि जो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम है nth ऑर्बिट का, वो किसके बराबर होना चाहिए, NH/2 के, यानी h/2 का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, ये सेकंड पोस्टुलेट है। यहीं से निकालेंगे हम Rn की वैल्यू। अब तुम इसमें गौर से देखोगे तो दो वेरिएबल है, एक तो Rn है और एक Vn है, और दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल से दो इक्वेशन निकालने, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और एक वेरिएबल को लात मार देंगे यहां से कि चलो भाई एक ही वेरिएबल की वैल्यू चाहिए हमें, तो Rn निकालने, इसका मतलब Vn की वैल्यू को हटाओ, तो Vn की वैल्यू को हटा के करेंगे कैसे, तो सेकंड इक्वेशन से Vn की वैल्यू निकालेंगे और फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करवा देंगे, जिससे Vn हो जाएगा एलिमिनेट और Rn की वैल्यू आ जाएगी।
तो पहले से ही हमने इसका तो काटा Rn का स्क्वायर, कट गया भाई। अब रखो सेकंड इक्वेशन से Vn किसके बराबर है, देखो Vn है भाई NH अपॉन 2 पाई और वहां से आ गया M और Rn, ये वैल्यू आ गई। सब्सटीट्यूट इट इन ये इसमें कर दो भाई इक्वेशन 1 में, इन द इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखते ही क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हुआ है, और अब इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन 1 रख दिया तो आ जाएगा एम वी स्क्वायर, ऊपर भी यहां n लिखना पड़ेगा भाई क्योंकि ये nth ऑर्बिट का चल रहा है, तो Vn की वैल्यू तो रखनी है ना यहां, तो रखो यहां, तो यहां रखना है n, इरेज नहीं हुआ एम, Vn की वैल्यू रखो, Vn की वैल्यू है एन एच बाई 2 पाई एम आर एन, ये Vn की वैल्यू, और Vn का भी स्क्वायर है, नीचे का Rn तो कट चुका है, ये वाला है ना, ये वाला Rn तो कट चुका है, तो इसकी वैल्यू हमें नहीं रखनी। आगे चले जाओ, इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम, पहले तो होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो m ये हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर हो गया। और इस तरफ क्या है, k की वैल्यू लिख दे रहा हूं, k की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नोट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन, तो दोनों तरफ आर एन है, एक आर एन कट जाएगा, तो ये आर एन कट गया इससे। अब आगे चलो, आर एन की वैल्यू ही मेरे को चाहिए, तो आर एन की वैल्यू चाहिए तो इसको भेज देता हूं, बाकी चीजें और कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है कट रहा है कट रहा है, 4 से 4 कटा, पाई से स्क्वायर कटा, ठीक है। तो फिर से लिख लो एक बार, एक स्टेप बढ़ा के, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम स्क्वायर इंटू आर एन बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये बचा है। आर एन चाहिए बस, आर एन को भेज दिया भाई मैंने इधर, बाकी वेरिएबल इधर। तो देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एक एम भी कट रहा है, एम भी कट रहा है, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर इधर से चला गया एप्सिलॉन नोट उधर, तो ऊपर चला गया है एप्सिलॉन नोट, और नीचे ये z चला गया नीचे, तो z पाई m, ये आर एन तो ऊपर ही जा चुका है, ई स्क्वायर नीचे आ चुका है यहां पर, तो z पाई m ई स्क्वायर। तो ये होता है आर एन का फॉर्मूला कि आर एन बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नोट z पाई m ई स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू जो रेड ब्रैकेट के अंदर हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनकी वैल्यूज तुम सब्स्टिट्यूट करवा सकते हो, बस वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है एन, एन क्या है, ऑर्बिट, कि किस ऑर्बिट की बात चल रही है, और जेड भी वेरिएबल है, जेड है कि कौन से न्यूक्लियाई की, कौन से एटम की बात चल रही है ना। तो हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 और हीलियम है तो 2, ऐसे करके रखना है। तो एच की वैल्यू रखो, एप्सिलॉन नोट की रखो, पाई के रखो, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ये रखो, ई रखो, सब कुछ जब कैलकुलेट करोगे भाई तो वैल्यू आएगी, सीधा लिख रहा हूं मैं, सारी की वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी 0.529 लिख दो या सीधा 3 लिख दो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, 529 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट में आएगा आंसर, तो ये आएगा, और हम इसको लिख देते हैं फिर एंगस्ट्रोम में बदल के, तो आर एन आ जाएगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड 0.529 एंगस्ट्रोम। ये रिजल्ट भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहां से एक चीज क्या आ रही है जो, वो ये आ रही है कि आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, और आर एन
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड के। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जैसे जाओगे, यानी एन की वैल्यू 1 से 2 हुई तो रेडियस की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी। जैसे ही रेडियस की वैल्यू मतलब ऑर्बिट की वैल्यू 3 हुई तो रेडियस 9 टाइम्स हो जाएगी। ऑर्बिट 4th हुआ, रेडियस की वैल्यू 16th टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब सीडी कैसी है, देखो पहले पैर रखा 1 मीटर पे, अगला रखा जाएगा 4 मीटर पे, फिर रखा जाएगा 9 मीटर पे, फिर 16 मीटर पे, ऐसा चलता जा रहा है। तो सीडी अजीब सी है, वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स वाली, क्वांटम जंप्स वाली। तो यहां से अब सवाल है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सवाल पढ़ो क्या है। तुमसे पूछा गया है कि रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम आ गया ना, हाइड्रोजन एटम यानी जेड की वैल्यू 1, ठीक है। इनर मोस्ट मतलब एन की वैल्यू 1, पहला ऑर्बिट, ठीक है। इतनी होती है ये बता रहे हैं। ये बता क्या रहे हैं, तो हमें भी पता है कि एन स्क्वायर अपॉन जेड। कई बच्चों को याद नहीं रहता एन स्क्वायर नीचे था कि ऊपर था, एन था कि एन का स्क्वायर था कि एन क्यूब था। ये तो रटना पड़ेगा भाई, अभी फॉर्मूला तुम्हें बार बार लिखना है, बार बार याद करना है, ठीक है। 0.529, और हमें तो हमारी 12th का ये भी याद है कि आर एन बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड पाई एम ई स्क्वायर। ये वाला भी याद है हमें, तो जब उस टाइम का याद किया हुआ। तो ऐसे तुम्हें याद करना है। एंगस्ट्रोम, एंगस्ट्रोम का मतलब, अब यहां पर देखो हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए भाई एन की वैल्यू ली है हमने 1 और जेड की वैल्यू ली है हमने 1। ये रखो इसके अंदर। तो R1 कितना आ जाएगा, यहां से R1 आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम की वैल्यू भी लिख ही देता हूं मैं, मीटर में लिख देता हूं, ठीक है। तो इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये तो 10 की पावर -11 दे रखा है, तो कर लेते हैं 11 करने के लिए क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। तो डिवाइड वाला तो भाई इसकी पावर को करेगा -11, तो ये कितना जाएगा 10 की पावर -11 मीटर। और मल्टीप्लाई वाला इसको कर देगा 5.29, इसी को इनने क्या बोल रखा है 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर, ये बोल रखा है इनने, ये गिवन है। फिर पूछा है सवाल व्हाट आर द रेडियाई ऑफ n इक्वल 2 और n इक्वल 3। तो हमें सीधा सीधा ही फॉर्मूले से दिख रहा है ना भाई, यहां से ही, कि क्या आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। और ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना यहां, इसको हम बोर रेडियस भी बोलते हैं। तो बोर रेडियस क्या होती है, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है उसको हम बोर रेडियस कहते हैं, और ए नोट से डिनोट किया जाता है कई बार इसको। तो 0.529 एंगस्ट्रोम के बराबर होती है हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई जो R2 आएगा वो कितना आएगा भाई, R2 आएगा 2 का स्क्वायर इंटू R1। R3 कितना आएगा भाई, वो आएगा 3 का स्क्वायर इंटू R1, क्योंकि ये वैल्यू तो R1 की है ना, पीछे जो लिखी हुई ये तो R1 है। तो इसका मतलब 4 टाइम्स आएगा जो वैल्यू तुमको दे रखी है R1 की, और ये कितना आएगा 9 टाइम्स आएगा जो R1 की वैल्यू दे रखी है। तो एक बार बोर्ड में सवाल भी आया था ऐसा, एक तो फिल इन द ब्लैंक में आया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्बिट कितनी होती है, सेकंड की बताओ, थर्ड की बताओ। और एक बार ऐसा भी आया हुआ है कि R1 R2 और R3 का रेशियो बताओ हाइड्रोजन एटम के लिए, तो होता है 1:4:9, ठीक है। तो यहां भाई मैंने कैलकुलेशन करके दे रखी है, देख लो ये 2 का स्क्वायर कर रखा, ये 3 का स्क्वायर कर रखा, तो ये तुम कर लेना, सिंपल सा सवाल है, हो जाएगा ना। तो ये यहां से निकाल रखा है, देख लो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये याद करना है भी तुम्हें, हो जाएगा। तो ये कर लेना भाई, एक्सरसाइज का 7वां सवाल था। अब हमें जो निकालनी है वो वेलोसिटी। तो आज बस वेलोसिटी तक पढ़ेंगे, फिर हम कल जो पढ़ेंगे वो टाइम पीरियड पढ़ेंगे, टाइम पीरियड का सवाल करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी का सवाल करेंगे, फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, फिर एनर्जी पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में सबका कंक्लूजन निकाल देंगे कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एनर्जी किसके, और टाइम पीरियड किसके, और लास्ट में डी ब्रोगली क्या कर देंगे, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो डी ब्रोगली की एक्सप्लेनेशन भी वहीं देख लेंगे, और कोई बच्चा कुछ न्यूमेरिकल होगा चैप्टर का वो भी निपटा देंगे। तो अभी फिलहाल वेलोसिटी देख लेते हैं। तो देखो वेलोसिटी कैसे निकालनी है, तो वेलोसिटी के लिए फिर से वापस वही आ जाओ, नील्स बोर से कर रहे हैं ना, तो नील्स बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग mv² अपॉन r बराबर होता है kze
इंटू ई डिवाइडेड बाई आर एन स्क्वायर, कि इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से मिल रही है। और दूसरा, उस स्टेशनरी ऑर्बिट में वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, और एंगुलर मोमेंटम उसका कितना होता है? mvr h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है। फिर से ये दोनों ही इस्तेमाल करेंगे। एनर्जी के लिए तीसरा इस्तेमाल होगा पोस्टुलेट, जब एनर्जी निकालेंगे। अभी तो फिलहाल दोनों से ही काम चल जाएगा। तो दोनों से निकालो भाई, हमें वी एन की वैल्यू निकालनी है अब। तो क्या करें भाई? तो यहां देखो, पहले आर एन से तो ये स्क्वायर कटा। अब तुम लेफ्ट हैंड साइड को गौर से देखो, लेफ्ट हैंड साइड को गौर से। अगर मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर दूं, तो देखो क्या मिलेगा मेरे को। क्या एक वी एन से वी एन का स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ वी एन बचेगा, सिर्फ और सिर्फ वी एन बचेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना? तो ऐसा ही हम करते हैं, मेरे को वी एन की वैल्यू ही चाहिए, तो कर देते हैं एक बार डिवाइड। और नीचे ये आर एन बचेगा, तो आर एन से आर एन कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि तुम्हें वही बात है, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल बचाना और एक निकाल देना। तो डिवाइड करो, इलिमिनेट करो, जो तुम्हें करना है करो, पर उसको करो। तो भाई एम वी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेफ्ट हैंड साइड में एम वी एन आर एन कर दिया। राइट हैंड साइड में क्या है? के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन, और यहां क्या है? एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो वी एन से वी एन कटा, इस वी एन से ये स्क्वायर कटा। अब लिखो फिर से इसको आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके, तो एम वी एन डिवाइडेड बाई, एम से एम भी कट गया, एम से एम भी कट गया, एम भी कट गया, तो वी एन डिवाइडेड बाई आर एन, और इनका करो फ्रैक्शन वालों का उल्टा करके मल्टीप्लाई। तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, और उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया भाई 2 पाई अपॉन एन एच। तो आर एन से आर एन कट गया, ये कटा आर एन से आर एन, तो हो गया ना इलिमिनेट। तो वी एन बच गया बस। तो वी एन की वैल्यू कितनी आ गई देखो अब, के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई एन एच। ये जो के दिख रहा है ना, के, इसको वापस से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली भाषा में लिख दो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर 2 पाई डिवाइडेड बाई एन एच। कुछ कटा, पाई से पाई कटा, और ये 2 से 4 कटा। तो फिर से वी एन की वैल्यू क्या आ गई भाई? वी एन आ गया जेड ई स्क्वायर अपॉन एन ले लेते बाहर, और 2 एच एप्सिलॉन नोट, 2 यहाँ का, एच यहाँ का, और एप्सिलॉन नोट यहाँ का। एन साइड में ले लिया है क्योंकि एन वेरिएबल है, तो एन वेरिएबल हम बाहर रखेंगे फॉर्मूले में, क्योंकि बाकी चीजें तो हमारी कैसी है भाई? कांस्टेंट। फिर से रेड ब्रैकेट में बंद कर दी। तो यहां से फिर से इन कांस्टेंट की वैल्यूज हम रखेंगे, ई की, एच की, एप्सिलॉन की। तो हमें क्या मिलेगा जब कैलकुलेट करोगे भाई एसआई यूनिट में रख के? तो वो आएगा 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो कैलकुलेट करके देख लेना भाई तुम, ठीक है? तो यही वैल्यू आती है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया? फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड क्या होता है भाई? 1, ठीक है? तो यहां से क्या हो गया? वी एन की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/n, और आर एन क्या था भाई? आर एन था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर तुमसे इसका रेशियो पूछ लिया जाए, फर्स्ट और सेकंड थर्ड ऑर्बिट का रेशियो बता दो भाई, तो क्या तुम रेशियो नहीं बता पाओगे? भाई तुमसे कह दिया जाए सवाल कि V1 V2 हाइड्रोजन एटम के लिए V3 का रेशियो बताओ, तो तुम क्या कह दोगे? 1:1/2 रेशियो 1/3। ऐसा ही आएगा ना? जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा वेलोसिटी घटती जाएगी, धीरे धीरे चलेगा वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ऐसा कुछ होता चला जाएगा। तो यहां से यही वैल्यू हमने पहले भी कैलकुलेट करी थी, 2.2 10 की पावर 6 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। एन की वैल्यू 1 रखो, जेड की वैल्यू 1 रखो, तो हाइड्रोजन एटम के लिए इतना ही होता है। हमने पहले आज कैलकुलेट किया था, जस्ट क्लास की शुरुआत में ही ये किया हुआ, देखो ये रहा, ठीक है? तो इतना ही आया था वहां से भी, पर अब नील्स बोर की मदद से हमने कर दिया इसको, तो हो गया ये। तो
अब जो तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम ये है कि मैंने फर्स्ट के लिए तो निकाल दिया, अब आगे देखो सवाल में क्या कहा है, यूजिंग द बोर मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में। तो निकाल लेना भाई, पहले में v1 आएगी तो अगले में v/2, फिर v/3। तो v1 की वैल्यू मैंने तुम्हें दे दी है, तुम्हें तो क्या करना है, बस डिवाइड कर करके निकाल लेनी। कल टाइम पीरियड का, क्योंकि इसमें दूसरा सवाल क्या है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड वाला भी है, तो टाइम पीरियड कल समझ लेंगे, वहां से हो जाएगा। टाइम पीरियड जब हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब हो जाएगी, फिर एनर्जी करनी है, और एनर्जी से सवाल लगाने हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें समझना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डी ब्रोगली की वो एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बता सकता है।